Halko, Assalamu alaikum. Today I'm alone. Nafia's now with me. She's working. Well, she works 5 days a week, and then Saturday she's on call as well. So basically 6 days a week, and she's working in COVID-19 ward. So just for the safe side, her children is with me, and she avoid coming. I miss her a lot because she's my talk partner. She's my she always sit by me, so I just have some confidence, and but it's okay. You're my family, and I feel so happy when I talk to you people. I feel like you're there and I'm talking to you. Wallahi, I never feel that I'm talking to the camera. It feel like that I'm talking to my YouTube family. So Urdu, yes, I'm very comfortable in Urdu, so I'm sorry, but this vlog will be in Urdu, and I'm really sorry if some of you don't understand Urdu. So this is basically my hijab story. Few of you ask on YouTube that I should post my hijab story, and loads of my Instagram family ask me, DM me, and they ask me that please mama share your hijab story with us. And anyway, as you know, I'm on diet, but I did cheat on first day. I eat a little bit kebab, doner kebab. Second day I cheat a little bit and I have some cashew nuts, about that much. And today I'm cheating because I didn't have my bread and my pita bread and my chapati, which we allowed to have. So what I'm gonna have two of it's just a milk biscuit, two of milk biscuit, very low calories, but I feel like it with my coffee. Okay, so yeah, hijab story वो क्या कहते हैं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाओ, हजारों ही शिकवे हैं क्या क्या बताऊं. So hijab story is a very funny story. I was nearly 16 when I come to UK. और जब यूके के एयरपोर्ट पे मैं उतरी तो हम पश्तून लोग हमेशा पेशावर में हमारा ये एक कल्चर है कि हम एक छोटा सा दुपट्टा, जो पेशावर में रहने वाले हैं मॉडर्न है हमारी तरह, तो वो एक दुपट्टा किस्म का मलमल का सफ़ेद दुपट्टा होता है, वो लेके बाहर जाते हैं. जो अर्डल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, बच्चे नहीं. और जो गांव वाले हैं वो बहुत बड़ी चादर, 6 मीटर की चादर, सर से पाँव तक, और उनकी आंखें भी छुपी होती है. बुर्का नहीं होता पर चादर होती है हमारे गाँव में भी. तो ये जो हम पेशावर में ज़ाहिरी बात है बड़े हुए थे. अब्बू माशाल्लाह इस्लामिक तालीम के लिए हमें मौलाना साहब आते थे. भाई मेरे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन हम सेम टाइम मॉडर्न भी थे काफ़ी. तो काफ़ी मॉडर्न का मतलब ये है कि हम कोई बड़े बड़े बुरके और बड़े चादरें नहीं पहनते थे. छोटी सी, जैसे कि उसको कहते हैं ना हाफ अ चादर जैसी होती है, दुपट्टा टाइप, वो सफ़ेद हमारी चादरें होती थी. हम उसमें बाहर जाया करते थे. मैं तो खैर 10 साल की हुई थी, तो काफ़ी बिग बिल्ड थी. तो 10 साल की उम्र से मैं चादर पहनना शुरू कर दिया था. पर वो चादर क्या चादर होता है, उसमें आधा सर नंगा होता है. बस चादर ऐसे ले लेते हैं और बच जाते हैं. लेकिन हम जब छोटे थे तो इवन हमारे अब्बू बहुत मॉडर्न थे. हमें बहुत हर चीज़ की इजाज़त देते थे कि हम फैशन करें. लेकिन हमें कुछ पाबंदियाँ थी, जैसे कि हम अपने कज़न्स के साथ भी नहीं बैठ सकते थे. कज़न भी आते थे तो अम्मी कहती थी कि दूसरे कमरे में चले जाओ. तो बस ये था कि मर्दों लड़कों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ता था.
घर में काफ़ी काम करने वाले लोग होते थे, वो भी अब्बू ने ऐसे ट्रेन किए हुए थे कि जो हमारे मेल काम करने वाले भाई बहन होते थे उनको भी अब्बू ने कहा था कि आप जो मेल होते थे उनको अब्बू ने कहा था कि आप लोग बिल्कुल रफ से रहोगे, कोई फैशन नहीं करोगे, और क्योंकि आप लोग मेरे घर में आते जाते हो तो नज़रें नीचे रखोगे, और बिल्कुल वो दाढ़ी और टोपी और इस किस्म की उनकी गेटअप होती थी। मेरा तो किस्सा ये है क्योंकि मैं काफ़ी लड़कों के बाद हुई थी, अब्बू की बहुत लाडली थी, बहुत लाडली थी, यानी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितनी लाडली थी। मैं 14 साल की उम्र तक अपने अब्बू के ऐसे सीने पे सोया करती थी, और जब तक अब्बू मुझे नहीं सुलाते थे मुझे नींद नहीं आती थी। और अब मुझसे बात नहीं होगी। मैं आई कांट टॉक क्योंकि जहाँ अब्बू का नाम आ जाता है आई कांट हेल्प इट। बाद में आती हूँ तो अब्बू का नाम ज़रा कम लिया करूँगी, क्योंकि जब भी मैं अपने अब्बू का नाम लूँगी मैं रोना शुरू कर दूँगी, और हिजाब की स्टोरी तो रह जाएगी। तो ये अब्बू बहुत प्यार करते थे। मैं कोशिश करूँगी कि ओह माय गॉड कैसे मैं उसका नाम लूँ और मेरे आंखों में आंसू ना आए, ये कब पॉसिबल होगा। उनको गए हुए 2012 में वो वफ़ात पाए थे मेरे अब्बू, और 221 हो गया है, पर अब भी मैं जब उनका नाम लेती हूँ तो आई कांट हेल्प इट। चलिए अब तो मैं अपने आप को फ्रेश करके दोबारा आ गई हूँ। अल्लाह करे अब मैं ना रो और मैं ये व्लॉग बना लूँ, और अगर मैं इसी तरह रोती गई तो शायद मैं फिर ये व्लॉग पोस्ट ही ना करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा अब्बू की लाडली थी, तो काफ़ी जो भी मैं कहती थी अब्बू मान लेते थे। हालांकि मेरे भाई काफ़ी सख्त थे, वो 10 साल की उम्र से मुझे कहते थे कि बिल्कुल तुम किसी गर्ल्स के साथ भी फ्रेंडशिप करने के लिए अलाउड नहीं हो, और ऐसे काफ़ी सख्ती करते थे। पर मेरे भाई मुझे प्यार बहुत करते थे, मैं उनके लिए एक गुड़िया हुआ करती थी, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो मुझसे तकरीबन 15-16 ईयर बड़े हैं, फिर इस तरह दूसरे भी कोई 15 ईयर बड़े हैं, फिर तीसरे भी, तो सब मुझसे काफ़ी बड़े हैं, और सब ने मुझे काफ़ी, मेरे बचपन में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे जो दूसरे नंबर के भाई हैं उनको हम गुलजी कहते हैं। अल्लाह ताला मेरे सब फैमिली को अपने अमान में रखे। तो वो आप सबके फैमिली के साथ, तो वो जो मेरे भाई थे वो तो यहाँ तक कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे 2 ऐसे पोनीज अम्मी बनाती थी, तो वो मेरी टेढ़ी मेरी पोनियाँ वो बनाता था। अम्मी को कहता था कि इच्छी कि ये पोनी मैं बना दूंगा। यहाँ तक कि जब मेरी शादी थी तो मेरे हाथ पे मेहंदी भी मेरे भाइयों ने लगाई थी। मेरा बड़ा भाई जो है सबसे बड़ा, वो थोड़ा रिजर्व सा था, तो उससे मैं थोड़ी डरती भी थी। लेकिन जो मेरा नंबर 2 और नंबर 3 भाई है, और नंबर 4 और नंबर 5, माय गॉड, वो तो, बल्कि जो मेरा नंबर 5 भाई है वो तो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि मैं उसकी बेटी हूँ। वो तो मुझे ऐसे ट्रीट करता है। तो मेरे जो शादी की मेहंदी अगर आप लोग देख ले तो काश मैंने उसके फ़ोटो उतारे होते, पर उस वक्त इतने कोई मेहंदी की फ़ोटो नहीं उतारता था। मेरी मेहंदी इतनी बुरी लगाई थी मेरे भाइयों ने, पर उस ज़माने में तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं तो बहुत प्राउड थी कि ये मेरे भाइयों ने लगाई है। और चले ये तो खैर ये मैं अपने बचपन के किस्से बाद में सुनाऊंगी, क्योंकि अगर ये सुनाने बैठ गई तो इस थाउजेंड्स किस्से हैं। मेरी ज़िंदगी बस किस्सा है, एक किस्से हैं। मैं कहती हूँ मैं किताब लिखने बैठ जाऊंगी तो मेरे ख्याल में उसके कोई 25 पार्ट्स होंगे। एनीवे, तो
स्टोरी ये है हिजाब की कि इतना कोई ज़्यादा पर्दे का नहीं था। फिर ज़ाहिर बात है बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई। 16 साल की थी तो मैं यहाँ यूके में आ गई और 16 साल की नाफिया भी पैदा हुई। 15 ईयर की थी ओनली कि मेरी शादी हुई थी। तो कॉफ़ी का मग पियो। तो किस्सा यूँ है कि जब मैं यहाँ आई तो मेरे बॉय कट हेयर थे, क्योंकि उस वक्त में ये बिल्कुल छोटे हेयर कट का और यहाँ से बिग सा फ्रेंच का रिवाज हुआ करता था। जब मैं 15 की थी तो मेरे बिल्कुल बॉय कट हेयर थे, इतने थे कि उससे इतनी छोटी पोनी भी नहीं बनती थी। और ज़ाहिर बात है नेल वेल भी बड़े किए थे। हर बचपन से ही मैं नमाज़ी थी तो नेल पॉलिश नहीं लगाती थी, लेकिन नेल बड़े थे। मेकअप की भी बहुत शौकीन थी, ज़्यादा मेकअप नहीं पर लिपस्टिक की बहुत शौकीन थी, बहुत लिपस्टिक लगाया करती थी और आंखों का मेकअप बहुत करती थी। ये हालांकि लोग अब आई लैश पहनते हैं और मैं तब आई लैश पहनती थी और बहुत अपने आप को बना ठना के रखती थी। जब शादी हुई थी, शादी से पहले तो बहुत ही सिंपल थी। कभी हमें मेरी अम्मी कहती थी मेकअप ना लगाया करो क्योंकि ये आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो शादी से पहले तो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं लगाती थी। मेरे ख्याल में बाइयों की शादी पे थोड़ा बहुत लगाया होगा और नहीं लगाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था मेकअप करना। तो जब मैं एयरपोर्ट पे आई तो क्या हुआ कि मुझे एयरपोर्ट पे ही अबाया दिया मेरे इन लॉज ने। नाफिया के अब्बू ने मुझे अबाया दिया और साथ में स्कार्फ दिया। और अबाया भी क्या था, वो निकाब वाला, क्योंकि बाबा यहाँ के जो नाफिया के दादा अब्बू हैं वो यहाँ के बहुत ही भाई से बहुत ही बुज़ुर्ग साउथ वेल्स के इंसान है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरे अम्मी के बांजे थे पर इतने बहुत गुस्से वाले इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत रूल्स और रेगुलेशन थे, लेकिन बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान थे। यानी कि तो आखिरी सांस तक, क्योंकि आखिरी दिनों में वो हमारे साथ ही थे और मेरे सामने उन पे ये सारी सख्ती गुजरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी गवाह हूँ कि आखिरी सांस तक उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा है। तो माशाल्लाह बहुत ही नाइस इंसान थे, लेकिन बहुत ही सख्त इंसान थे, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है वो यहाँ के बहुत बड़े तबलीगी जमात के अमीर थे और सारे उनका दोस्ताना भी ऐसे था कि सब तबलीगी जमात के थे। हाफिज़ पटेल साहब और वहाब साहब और इनके दोस्त हुआ करते थे। तो मुझे उनको तो पता था कि क्योंकि मैं उनकी खाला की बेटी थी तो उनको तो पता था कि ये तो पेशावर से आ रही है, मॉडर्न होगी। तो मुझे उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही बुर्का भेजा था। बुर्का मैंने पहना। अब बुर्का में कैसे मैं होंगी, मैं हिजाब था और बेसिकली नाफिया के अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और जैसे अंधे को लोग लेके जाते हैं कार पार्क तक मुझे लेके जा रहा था, क्योंकि मैं अगर वो मेरा हाथ छोड़ता तो मैं डस करके गिर जाती थी। तो और लेकिन मैंने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं छोटी थी। वो कहते हैं ना कि छोटे इंसान को जिस रंग में डालो वो उस रंग में ढल जाता है। तो आ गई घर में उन दिनों जो मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉज थी वो नहीं थी, वो पाकिस्तान में थी। मैं ही अकेली थी घर में औरत। एक साल बुर्के की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, क्योंकि मुझे बुर्के में ना फिरना आता था। लोग मेरे लिए बहुत दावतें करते थे, क्योंकि बाबा के फ्रेंड होते, यहाँ के बहुत बड़े मशहूर लोग हैं साउथ वेल्स के, जो मेरे लिए दावत करते थे कि ये बाबा की बहू है। लेकिन मैं जब उनके घर जाती थी तो वही साहब अंधे की तरह घर से निकलती थी और अंधे की तरह घर तक आ जाती थी।
मैं बुरके में बिल्कुल नहीं फिर सकती थी। खैर मैंने जुर्रत करके बाबा से बात की कि 1 साल बाद दोबारा मैं माँ बनी। 1 साल में यानी 1 फरवरी में नाफिया पैदा हुई और एग्जैक्टली 2 फरवरी में सुमैया पैदा हुई। तो 2 बच्चों की अम्मा भी हो गई और एज भी सिर्फ 17 साल थी। तो मैंने बहुत हिम्मत करके बाबा को कहा कि बाबा मैं बुरके में बहुत गिरती हूँ और बच्चों के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ये होता है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि मैं बाकी का बुरका पहनूं और ये निकाब ना करूं। बाबा हालांकि बहुत सख्त थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका दिल मेरे लिए नरम बना दिया और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि तुम निकाब के बगैर फिरो, लेकिन तुम्हारे लिए ये टू मच है, तो इस ओके तुम निकाब हटा सकती हो। तो मैंने कहा हुर्रे ये मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं इस बुरके की वजह से मैं बाहर, यकीन करे 1 साल मैंने बाहर कदम नहीं रखा था। सिर्फ लोगों के घरों में ये खाना वाना दावत पे जाती थी, या तबलीगी जमात में बाबा ले जाता था तो जाती थी, या फिर वो तश्कील होती थी हर संडे उसके लिए जाती थी, हलका होता था उसके लिए जाती थी। बाकी मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। 1-2 दफ़ा मुझे खान ने कहा कि टाउन लेके चलता हूँ तुम्हें, तो तुम बच्चों के लिए खुद शॉपिंग करो। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता था मैं जाऊँगी तो मैं गिर पड़ूँगी। तो 1 साल के बाद जब निकाब हटाया, एनीवे बाकी सारा कुछ स्किप कर दूँगी, तो मैंने ऐसे अबाया की जगह, क्योंकि सर्दियाँ बहुत थी और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी। अब तो बहुत कम बर्फ़ होती है साउथ वेल्स में, उस ज़माने में तो यहाँ ये कमर तक बर्फ़ जम जाती थी और महीनों पड़ी रहती थी। तो मुझे ये डेबनम से नाफिया के बुने एक सा लंबा सा कोट लेके दे दिया, जो कि गोरों के कोट होते हैं, जो यानी कि लॉन्ग कोट मुझे दे दिया वो, और बहुत प्यारा कलर था और ख़ूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्मार्ट सा था, ट्रेंडी सा था। और इसके ऊपर मुझे ये बताया कि ऐसे स्कार्फ पहन लिया करो। तो वो तबलीगी जमात में भी एक डॉक्टर ख़ान होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हमारे अंकल ही बस समझ लो हुआ करते थे। बल्कि जिस घर में हम रह रहे हैं ये हमने उन्हीं से ख़रीदा था, क्योंकि वो पाकिस्तान मूव हो गए और हमने पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ देखे तो ये घर उनसे ले लिया था। तो वो बिल्कुल बस यानी हमारा खून का रिश्ता नहीं था, पर वो बाबा के भाई थे, यहाँ के बहुत ही बुज़ुर्ग तरीन और अमीर तरीन आदमी थे। तो उनकी बेटियां भी इस किस्म के लॉन्ग कोट और हिजाब पहनती थी, तो वो भी मेरी उम्र की थी। तो पर उनकी शादियां नहीं हुई थी और मैं 2 बच्चों की अम्मा थी। तो साथ साथ ये भी पियो। तो मैंने, मेरी हिजाब की स्टोरी वहाँ से शादी शुरू हुई। मैंने ये हिजाब शुरू कर दिया और लॉन्ग कोट हो गया, चलता गया। बाकी स्टोरियाँ बीच में स्किप कर रही हूँ। इसी तरह मैं बाबा के साथ जब जाती थी तबलीग पे, मैं रेगुलर बाबा के साथ जाया करती थी। फिर सास ससुर भी वापस, फिर सास और नंदे भी वापस आ गई। फिर देखी उनको भी मैंने देखा कि वो अबाया नहीं पहनती, वो सिर्फ हिजाब और कोट पहनती है। तो फिर मैं और भी कंफर्टेबल हो गई और इस तरह से ज़िंदगी चलती रही। जब सिद्दीक पैदा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जब हुआ मलीह के दौरान, और फिर वो 2-3 साल बाद मैं डिप्रेशन से बहुत गुजरी। एपिलेप्सी मुझे होने लगी थी, बस एकदम से मैं घबरा जाती थी, उड़ जाती थी। तो फिर वो डिप्रेशन के ठीक होने के बाद, और एक तो वो डिप्रेशन से मैं ठीक हो गई, दूसरे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सब पंजाबी फ्रेंड्स थे और बहुत मॉडर्न फ्रेंड्स थे मेरे। यहाँ पे कोई पठान इतने उन दिनों नहीं रहते थे, बल्कि अभी भी इतने पठान नहीं है, सिर्फ ये अटक के साइड के पश्तून लोग हैं। तो मैं ज़ाहिरी बात है, बस उनके, वो भी काफ़ी मॉडर्न हुआ करती थी। तो कहते हैं ना, सोबत का असर तो पड़ जाता है। तो उनकी देखा देखी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो स्कार्फ थोड़ा सा सरकने लगा।
थोड़ा सा यूँ हो गया, थोड़ा सा यूँ हो गया, पर मैंने स्कार्फ कभी उतारा नहीं। पर वो जो लॉन्ग कोट था, वो लॉन्ग कोट थोड़ा सा शॉर्ट कोट में बदल गया और स्कार्फ इसी तरह रहने लगा। लेकिन स्कार्फ ऐसे कि वो जो पाकिस्तानियों का तरह होता है, इस किस्म का नहीं, बल्कि वो जो पाकिस्तानी हम दुपट्टा पहनते हैं वो ऐसे दुपट्टा पहन के और ऐसे कर लेते, उस किस्म का स्कार्फ हो गया, इस किस्म का नहीं। बस ऐसे दुपट्टा लेके, वो शेफून का दुपट्टा होता है वो यूँ कर लेती थी। फिर मैं बिज़नेस लेडी भी बन गई और इस तरह से स्कार्फ दुपट्टे में बदल गया। अब आया और जो स्ट्रिक्ट सा निकाबी औरत थी वो दुपट्टे तक आ गई। तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ऑड लगता था, मेरे सारे फ्रेंड्स काफ़ी मॉडर्न थे, वो तो गले में भी दुपट्टा नहीं डालते थे, तो बल्कि उन दिनों मैं ही वाहिद हिजाबी थी उनमें बस। लेकिन ये है कि फिर मैं उनकी देखा देखी मैंने भी अपने इस किस्म के हिजाब को दुपट्टे में बदल दिया। लेकिन सर नंगा करके कभी नहीं जाती थी, पर वो जो शेफून का दुपट्टा होता है वो छोटे से कोट के ऊपर ऐसे पहन के चला जाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस लेडी बन गई, बहुत ज़्यादा मशहूर बिज़नेस लेडी। काफ़ी बिजनेसेस थे मेरे, फैशन शॉप थे मेरे, सलोन, लेज़र क्लिनिक और इसके अलावा फूड के शॉप भी थे। तो जब तकरीबन मेरे ख़्याल में जब मलीहा होगी तकरीबन 10 साल की, तब मैंने जैसे नॉर्मल कपड़ों के ऊपर, जैसे अब मैं पहनती हूँ नॉर्मल कपड़ों के ऊपर, बस दुपट्टा पहन के ऐसे चली जाया करती थी। स्कार्फ नहीं पहनती थी, बस जो भी मेरे कपड़े होते थे उनका जो मैचिंग दुपट्टा होता था वो ऐसे सर से डाल के, तो उससे कभी आधा सर नंगा होता था, कभी आधा सर छुपा होता था, और वो यूज़ करने लगी। फिर बस यही रहा मेरी ज़िंदगी में। मैं फिर बस यही दुपट्टा सर पे लेकिन बिल्कुल कभी भी सर नंगा करके मैं बाहर नहीं गई, लेकिन दुपट्टा सर पे डाल दिया और बस कपड़ों में बाहर ऐसी चली गई। बस यही पर्दा रह गया था, ना अबाया, ना कोट, ना कुछ और। विंटर होता था तो कोट पहन लेती थी, समर होता था तो कोट नहीं पहनती थी, बस दुपट्टा सर से डाल के ऐसे गले में सर ज़रूर छुपाती थी और चली गई। 2012 में मेरे अम्मी हमें छोड़ के चली गई जुलाई में, और मैं अपने अब्बू को, मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान गए हुए थे और अमेरिका क्यों रहते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम अब नहीं रहेंगे यूएसए में एनी मोर, क्योंकि वो कहते थे अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। मेरी अम्मी अब्बू की ख्वाहिश के मुताबिक चली गई, पर मेरी अम्मी अपने पोता पोतियों को, नवासों को बहुत मिस करती थी, क्योंकि मेरी अम्मी उनसे बहुत क्लोज थी। बस पहले तो मेरे छोटे भाई के बच्चे मेरी अम्मी के साथ पाकिस्तान में रहते थे, तो अम्मी ठीक थी। जब वो चले गए मेरी अम्मी ने बहुत दिल पे ये बात ले ली और मेरी अम्मी को स्ट्रोक हो गया। तो जुलाई 2012 में मेरी अम्मी अल्लाह ताला के पास चली गई। मेरे अब्बू, वो तो एक कहानी है, अगर आपको सुनाऊंगी तो आप लोग फेडअप नहीं होंगे। अगर आप लोग मेरे अम्मी अब्बू की इश्क की कहानी सुनो तो आप लोग हैरान हो जाएगी कि ऐसा भी कोई प्यार करता है अपने पार्टनर को। एनीवे, मेरे अब्बू मेरी अम्मी के तीसरे दिन ही मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। हमने अम्मी को पाकिस्तान में ही दफनाया और अब्बू को मैं यूएसए ले गई, क्योंकि मेरे सारे बहन भाई यूएसए में थे। अम्मी की मौत पे सिर्फ मैं ही पाकिस्तान में थी और मेरा एक भाई पाकिस्तान में था, बाकी कोई नहीं था। तो मुझे अल्लाह कहती है कि खुदा इज ऑन चार्ज एस। ओके ओके, आई विल गो। इस तरह से मैं ही वहाँ पे थी और एक मेरा भाई था, बाकी कोई भी नहीं था। 35 नवासे, पोता पोतियाँ, 10-15 बच्चों के, मेरी अम्मी अकेली। मैं यहाँ से यूके से गई, मैं बल्कि मेरी अम्मी को जब स्ट्रोक हुआ तो मैं एक दफ़ा गई, 15 दिन उनके साथ रही और मैं वापस आई
कि मैं सिर्फ 5 दिनों के लिए यूके जाती हूँ। 5 दिनों मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है और 5 दिनों के बाद मैं वापस आती हूँ। मैं 5 दिनों के वापस जब आई तो बस अम्मी फौत हो गई। तो मेरे अब्बू को तीसरे दिन हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। तो मैंने कहा मैं अपने अब्बू को लूज़ नहीं करना चाहती। तो मैं अब्बू को ले गई अमेरिका। अब अमेरिका में जब ले गई तो अपने भाइयों के हवाले कर दिया अब्बू को, और भाइयों को कह दिया कि मैं वापस जाती हूँ यूके और मैं हर महीने आया करूँगी, क्योंकि मेरे अब्बू फिर, मेरी अम्मी के बाद मेरे अब्बू फिर कहते थे कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन मेरे भाई नहीं पसंद कर रहे थे कि मेरे अब्बू मेरे पास रहे, क्योंकि पठानों की ये बात है कि नहीं बेटों के पास रहे। मेरे भाई उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं बेटी की घर नहीं जाएंगे। हालांकि मेरे अब्बू कहते थे कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन मेरे भाइयों ने इजाज़त नहीं दी। तो मैंने अब्बू को प्रॉमिस किया कि हर महीने बाद मैं आपके पास आया करूँगी 2 वीक के लिए। तो मैं 4 वीक यूके में रहूँगी और 2 वीक में आपके पास रहूँगी। तो अब्बू को छोड़ आई, 2 वीक रही, वापस आ गई यूके। फिर 4 वीक के बाद जब मैं वापस गई तो बस मेरे अब्बू की डॉक्टर कह रहे थे कि बॉडी खुद ही शट डाउन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, पर वो हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर से किडनी फेलियर हो गया, किडनी फेलियर से लंग्स फेलियर, और बस खुद ही बॉडी शट डाउन हो रही है। क्योंकि वहाँ, हालांकि आपको पता है अमेरिका में काफ़ी अच्छे इलाज है। तो अब्बू को बहुत ही ज़बरदस्त 5 स्टार इलाज हो रहा था, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि ही इज़ नो विलिंग टू लिव, वो ज़िंदगी चाहता ही नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैंने कहा जब जो भी ज़िंदगी है ये खुश रहे। तो मैं हर महीने क्या, मैं 3 वीक के बाद अब्बू के पास गई। जब मैं अब्बू के पास गई तो हिजाब की स्टोरी पे आती हूँ, अब्बू की स्टोरी किसी और वक्त सुना दूँगी। तो जब मैं अब्बू के पास गई, अब्बू बड़े खुश होते थे। तो अब्बू हॉस्पिटलाइज थे क्योंकि किडनी फेलियर हो गया था। तो मैं अब्बू के साथ बैठी हुई थी, तो एक पठान बहुत अच्छे कंसल्टेंट आए और अब्बू से बहुत प्यार से बात की और मुझसे भी बहुत प्यार से बात की कि अच्छा आप लोग पश्तून, खुद ही पहचान गए क्योंकि ये पश्तूनों के ज़रा चेहरे ऐसे सुरख से होते हैं। तो खुद ही पहचान के कहते हैं आप पश्तून हो। मैंने कहा हाँ हम पश्तून हैं। तो कहते हैं अच्छा अब्बू के साथ पश्तो में बात करूँ। मैंने कहा प्लीज़ पश्तो में बात करें। तो अब्बू के साथ पश्तो में बात करने लगे और सारा कुछ, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे तकरीबन होंगे 60 के करीब ऐसे आदमी होंगे और बहुत ही बारूब किस्म के थे। मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं अब्बू के गले लगी, मैंने अब्बू को प्यार किया। तो मैंने कहा अब्बू देखो कितनी आप खुशकिस्मत हो, आपको अल्लाह ने, मैंने कहा आपको पठान बहुत पसंद है ना, आपको अल्लाह ने कंसल्टेंट भी पठान दे दिया। मैंने कहा अब आप ना हर बात इसके साथ शेयर कर सकते हो। मैं कहा अच्छे लगे ना आपको अब्बू, कितने अच्छे थे ना। तो मेरे अब्बू एकदम मुझे देख के कहते हैं हाँ अच्छे तो बहुत थे, मुझे अच्छे तो बहुत लगे, पर क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा क्या मतलब क्या फ़ायदा। कहते हैं बस ऐसे ना तुम खफा हो जाओ। मैंने कहा नहीं बताओ मुझे क्या हुआ है। कहते वो आए, वो पठान, तुम मुझे कहते हो वो पठान है, पश्तून है, बहुत अच्छे आदमी थे, सुन्नत रसूल दाढ़ी भी मुंह पे थी उनके। तो जाहिर बात है इतने अच्छे आदमी, इतने पठान हमारे आदमी ऐसे आए आपके सामने खड़े और तुम नंगे सर बैठी हुई थी, तो कितनी बुरी बात है। तो मुझे ना एकदम से मैंने कहा अब्बू आपको बुरा लगा। कहते हैं हाँ। कहते हैं कौन सा बाप पसंद करता है कि कोई गैर आदमी आए और उसकी बेटी ऐसे सर नंगा हो के उससे बात करे। ओए 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 ओए, मुझे तो ऐसे लगा कि मैंने कहा मैं बस मर ही जाऊँ। मैंने अब्बू को प्यार किया। मैंने कहा अब्बू मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं दुपट्टा सर पे ओढ़ लेती हूँ। तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा वो तुम्हारा दुपट्टा तो ऐसे होता है जैसे कन्वर्टेबल कार होती है जैसे कि कन्वर्टेबल कार होती है कि जैसे कि कार से ऊपर कन्वर्ट हो जाती है ना, और ऊपर जो रूफ होता है वो नहीं होती। तो मैं थोड़ी सी और भी शर्माई। तो मैंने कहा अब्बू आपकी तो कोई भी पोता पोती नवासियाँ कोई भी नहीं पहनती ना यहाँ पे अमेरिका में, तो आपको मेरे पे ही क्यों शर्म आई ना। मैंने थोड़ा सा पूछ लिया ऐसे ना। तो
कहते उनके अपने बाप हैं, मेरे पोता पोतियों और मेरे नवासियों के अपने माँ बाप हैं, पर तुम्हारा बाप तो मैं हूँ ना। तो फिर मैं लाजवाब हो गई। मैंने कहा अब्बू आपको पसंद है कि मैं स्कार्फ पहनूं? मैं कहते तुम वैसा वाला स्कार्फ क्यों नहीं पहनती हो जो तुम पहले पहना करती थी, यानी ये वाला स्कार्फ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा स्कार्फ पहनती थी। तुम वैसा वाला स्कार्फ क्यों नहीं पहनती हो? वैसा वाला स्कार्फ पहनो कि तुम्हारे बाल नज़र ना आए और तुम्हारा बस सिर्फ चेहरा नज़र आए, तुम्हारा बाकी छुपा हो। वो दुपट्टा भी कोई स्कार्फ होता है कि तुम दुपट्टा पहन के, पतला सा दुपट्टा होता है, तुम उसमें चली जाती हो। मैंने उसी वक्त अब्बू को कहा, अब्बू का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मैं आज से अल्लाह के सामने आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये स्कार्फ उतारूँगी नहीं। मैंने कहा जो भी होगा मैं किसी भी नामहरम के सामने ये स्कार्फ नहीं उतारूँगी, चाहे जो भी हो। तो अब्बू ने कहा अच्छा देखते हैं। मेरे अब्बू बहुत मज़ाहिया भी थे, बहुत बारोब भी थे। उनकी कही हुई बातें ऐसी हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा फिलोसफर था कि क्या था। हालांकि उन्होंने बहुत ही मामूली सी तालीम की हुई थी, मेरे अब्बू को तालीम का शौक़ नहीं था, वो किस्से आपको बाद में सुनाऊंगी। लेकिन माशाल्लाह मेरे अब्बू बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बहुत ही सक्सेसफुल और सेल्फ मेड आदमी थे। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो मैंने अब्बू को कहा दैट्स इट। मैंने कहा आपने पहले मुझे क्यों नहीं कहा? कहते मैं दुनिया बदल गई है। तो मैं कहता था मेरी बेटी अगर इस न्यू गेटअप में एंजॉय करना चाहती है सो लेट्स एंजॉय हर। लेकिन कहते मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा एक बाल भी नज़र आए और तुम और लोगों की तरह जुल्फ़े खुल, क्योंकि सारी बातें दुपट्टे में तो वो जुल्फ़े वुल्फ़े तो नज़र आती हैं, तुम्हारी जुल्फ़े नज़र आए मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फिर अब्बू ने बताया मुझे ये हदीस, फिर अब्बू ने बताई, कहते तुम्हें पता है 3 दफ़ा, अब मुझे नहीं पता कि ये हदीस कितनी सही है और कितनी गलत है, पर ये अब्बू ने मुझे बताई है। क्योंकि मेरे अब्बू कोई उलमा नहीं थे, इल्म वाले नहीं थे, पर बहुत ही फाजिल इंसान थे। तो मेरे अब्बू कहते हैं कि आपको पता है 3 दफ़ा टाइम रुक गया था दुनिया में। मैंने कहा हाँ जी अब्बू, एक दफ़ा रुका था जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अजान नहीं दी थी, और एक दफ़ा रुका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, पर तीसरी दफ़ा का मुझे नहीं पता। तो मेरे अब्बू ने कहा तीसरी दफ़ा टाइम रुक गया था जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से चादर हट गई थी, तो टाइम रुक गया था तब तक जब तक उन्होंने चादर सही नहीं कर दी। मैं बहुत हैरान हो गई। कहते औरत का बाल छुपाना बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर मैंने अब्बू से वादा कर लिया। मैंने अब्बू को कहा अब्बू आज के बाद ये जुल्फ़े कोई नहीं देखेगा। बस वही था। फिर मैं गई तो अपनी भाभी से इसका, मेरी भाभी भी बहुत ही माशाल्लाह तहज्जुद गुजार औरत है, जो गुलजी की वाइफ है और बल्कि नाफिया की फुफ्फी भी लगती है, नाफिया के अब्बू की बहन है। तो मैंने उसको ही कह दिया, मैंने कहा भाभी आपके पास एक स्कार्फ होगा? उसने कहा हाँ मेरे पास बहुत स्कार्फ है। मैंने कहा भाभी मुझे एक दे दे। तो उसने बहुत ही प्यारा सा एक काला स्कार्फ मुझे दिया, मैंने वो पहन लिया था और मैंने कहा आज के बाद ये स्कार्फ नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मैं जब स्कार्फ में आई तो मेरे अब्बू की डायलिसिस हो रहे थे और मुझे आज भी उसकी वो हंसी, वो मुस्कुराहट याद है। वो हालांकि बहुत दर्द में होता था जब डायलिसिस होती थी, बहुत कमज़ोर हो गया था, सिर्फ 2-3 महीने में बहुत कमज़ोर हो गया था। लेकिन मेरे स्कार्फ को देख के बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत प्यार किया। मुझे मेरी इस हाथ में ये जो मेरी रिंग है, ये मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी के मैयत पे मेरी अम्मी से निकाल के मेरे हाथ में डाल दी थी। और मुझे मेरे अब्बू ने कहा कि तुम्हारे हाथ ज़ारा जैसे हैं। मेरी अम्मी का नाम ज़ारा था, तो मेरे अब्बू ने कहा तुम्हारे हाथ ज़ारा जैसे हैं और ये मैं तुम्हारे हाथ। हालांकि इस रिंग को मेरा जो दूसरे नंबर का भाई है गुलजी, वो बहुत चाहता था कि ये रिंग उसे मिले। वो उसमें बिल्कुल लालच नहीं है, वो बहुत ही मेरा ज़बरदस्त भाई है
और उसने कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, पर इसकी ख्वाहिश की थी उसने, क्योंकि वो मेरी अम्मी के साथ बहुत क्लोज था। मैं अब्बू के साथ बहुत क्लोज थी, वो अम्मी के साथ बहुत क्लोज था। और उसने मेरी हाथ में देखा तो मेरे हाथ को मेरे भाई ने चूम लिया, और उसने, मेरे भाई ने कहा अगर ये तुम्हारे हाथ में ना होती ना तो मैं ये $1,000,000 पे भी किसी को ना दूं। तो ये मैं जब भी अपने हाथों को देखती हूँ, वाकई मेरे हाथ बिल्कुल मेरी माँ जैसे, मेरी शक्ल भी मेरी माँ जैसी है। और मेरे ख्याल में मेरे अब्बू इसलिए मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं ज़ारा जैसी हूँ, मैं ज़ारा से मिलती हूँ। मैं कभी कभी अपने अब्बू को कहती थी, अब मेरे अब्बू तस्बीह किया करते थे, 24 घंटे तस्बीह 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 तस्बीह। तो मैं अब्बू को कहती थी क्या पढ़ते हो, तो कहते बस बच्ची जो भी मेरे मुंह में आ जाते हैं मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा अब्बू मुझे तो लगता है आप पढ़ते हो ज़ारा 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 ज़ारा। कहते तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा क्या हुआ, सच? कहते हाँ कभी कभी कहते हैं मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, तो कहते हो ज़ारा, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ारा। इतना उनका ज़बरदस्त इश्क था। तो एनीवे, तब का मैंने हिजाब पहन लिया, और तब का पहने हुए 2012 में पहना हुआ। फिर 2 महीने बाद मेरे अब्बू फोत हो गए और हिजाब रह गया। तो हिजाब की ये स्टोरी है, और इंशाल्लाह अल्लाह से वादा है कि हिजाब उतारूंगी नहीं। मेरे ख्याल में इसी हिजाब को अपने लास्ट सांसों तक पहनूंगी। हालांकि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी शैतान आ जाता है कि मुश्किल होती है, कभी क्या होता है। इस हिजाब की वजह से मुझे काफ़ी दफ़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट बनाया गया था, 2-3 दफ़ा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह साउथ वेल्स बहुत अच्छी जगह है, पर पेंटवेन कहते हैं एक जगह पे मैं गई थी बच्चों को स्विमिंग के लिए, और वहाँ बहुत मुझे लड़कों ने तंग कर दिया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई लव माई हिजाब। और मैंने कभी अपने फैमिली को, अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया, पर मैं उनको यही कहती हूँ कि औरत की ब्यूटी हिजाब में है। और आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप विदाउट हिजाब भी बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन जो ब्यूटी हिजाब में है ना वो किसी चीज़ में नहीं। मैं कभी कभी आईने के सामने खड़ी हो जाती हूँ, अपनी जुल्फ़े खोल लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्यारे प्यारे कलर करती हूँ अपने बालों के, और खोल लेती हूँ। इस वक्त तो मेरे बाल बिल्कुल सफ़ेद मैंने किए हुए हैं, जैसे कि क्या कहते हैं वो, बिल्कुल ग्रे किस्म के मैंने कलर दिया हुआ है अपने बालों को। तो मैंने कहा चलो 2 काम हो जाएंगे, क्योंकि मेरे थोड़े से ग्रे इधर इधर आ गए हैं, तो मैंने कहा वो ग्रे भी छुप जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। और मेरे बाल इतने लंबे नहीं हैं, बस इतने से हैं, लेकिन मैं कभी कभी मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, अपने बाल खोलती हूँ, तो मैं कहती हूँ कितनी अच्छी लग रही हूँ, यंग लग रही हूँ। लेकिन मैं फिर एकदम से सर झटक देती हूँ कि नहीं, मैं अपने अल्लाह को इस चीज़ में अच्छी लगती हूँ, तो मैं फिर हिजाब पहन लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर में भी हिजाब में ही रहती हूँ, मैं उतारती नहीं हूँ, क्योंकि अब इतनी आदत हो गई है। ये हिजाब अल्लाह के लिए भी है और मेरे अब्बू के लिए भी है, और अल्लाह ताला इसका अजर मेरे अब्बू को दे। तो ये है मेरे हिजाब की स्टोरी। चले, व्लॉग बहुत लंबा हो गया। फिर मैं सोच रही थी कि बस 10 मिनट की मैं अपनी हिजाब स्टोरी बताऊंगी, लेकिन ये देखिए आप लोगों के साथ मैं बातें शुरू कर देती हूँ ना, तो कसम से टाइम का पता नहीं चलता। सो मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी मीडिया फैमिली, दिस इज़ माई हिजाब स्टोरी। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी हिजाब स्टोरी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे अम्मी अब्बू को अपनी दुआओं में याद रखना, और अल्लाह ताला जिनके भी अम्मी अब्बू इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और बच्चों को सब्र जमील दे दे, और अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। आमीन सुमन आमीन। अल्लाह हाफिज़।